अगर मेरा एक आउटलेट चल गया, अगर मैं यहाँ पर फेल नहीं हुआ, तो मैं जल्दी इसको मल्टीपल चेन में कन्वर्ट करूँगा। तो सर आए हैं गया से अगेन। सर आप अभी कहाँ से आ रहे हैं? गया जी, बिहार। गया बिहार से आ रहे हैं। अब इन्होंने हमारी मशीन पहले से यूज़ कर रहे हैं, राइट? यस। तो एक बार पकड़ना। तो सर एक बात बताइए, आप दोबारा आए हैं यहाँ पे? यस। दोबारा किस काम से? सेम, एक्चुअली हमारा एक नया आउटलेट ओपन हुआ था 6 मंथ पहले, तो हमने पूरा सेटअप लिया था, जिसमें वुवेन भी था, ग्रिल्डर भी था, फायर भी था। तो किससे लिया था आपने? अभी से आपसे लिया था, इसलिए दोबारा आए। अब दोबारा ये आए हैं गया बिहार से अगेन। सो रिपीटेड कस्टमर, देख लो आप, क्वालिटी बोलता है तभी लोग कस्टमर्स आते हैं। अगर आपकी मशीन बेकार है या सर्विस अच्छी नहीं है या चीज़ें आप नहीं दे पाएंगे, तो आपकी जो चीज़ें हैं ना, लाइक आप रिपीटेड कस्टमर नहीं बना सकते हो। दिस इज़ फॉर ऑल सेलर्स, जितने भी शॉपकीपर्स हैं या केक का काम कर रहे हैं या बेकरी वाले हैं या कोई भी हो, राइट? सो सर आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने दोबारा हमें ही चूज़ किया। और सर आप जो ओवन लेके गए थे, किस काम के लिए लेके गए थे? बेसिकली पिज़्ज़ा के लिए ले गए थे वो। तो 6-7 महीने में तो कोई कंप्लेन नहीं, जीरो कंप्लेन है। इवन किसी भी इक्विपमेंट में कोई नहीं है, चाहे ग्रिलर ले गए, फ्रायर भी है। आपका ब्रांड नेम क्या? द क्रिस्पी कैफ़े करके ब्रांड है हमारा वहाँ पे गया जी बिहार में, जिसका फर्स्ट आउटलेट खुला था। जब सारा हम सेटअप यहाँ से ले गए थे फर्स्ट टाइम, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और 6 महीने तक इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि हम सेकेंड आउटलेट के लिए सारा इक्विपमेंट पर सेटअप यहीं से लेने आए हैं। सर देखो, ऐसा है कि मशीन तो चलो वो बात की बात है, मशीन जब आप ले लेते हैं वो बात की बात है, बट एक मेहनत भी होती है, एक अंदर से जज्बा भी होता है कि हमें सेकंड आउटलेट भी खोलना है। और सर ने जब फर्स्ट आउटलेट खोला था तब बोला था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा और बहुत बड़ा सेटअप खोलूंगा और अपने एरिया में मैं काफ़ी फेमस भी होऊंगा और अच्छे प्रोडक्ट्स भी सेल करूंगा। एंड उन्होंने करके दिखाया। 6 महीने में वो दूसरा सेटअप डालने जा रहे हैं। एंड अगेन 6 महीने बाद या 5 महीने बाद या जो भी सर्कल टाइम लगेगा, उसके बाद इनका तीसरा आउटलेट भी आएगा। यस, थर्ड आउटलेट का ऑलरेडी हमारा प्रोसेस हो चुका है। अच्छा, रेंट एग्रीमेंट फाइनल होना है आजकल में, जैसे हम यहाँ से लौटेंगे तो थर्ड आउटलेट का भी हमारा साइन होना है, बस रेंट एग्रीमेंट साइन होना है। तो देखो गाइज, आप लोग काम करते हो ना, मेन चीज़ है वेस्टेज। बाकी आज हम सीक्रेट जानेंगे कि सर ने ये आउटलेट कैसे बनाया, बिकॉज सभी लोगों को जानना होता है कि जब एक आउटलेट खोल लेते हैं तो सेकेंड आउटलेट पे कैसे जाए। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं कि सर ने अपनी शॉप का जर्नी कैसे स्टार्ट किया, कैसे इनको प्लान आया, कैसे इनको आइडिया आया और इन्होंने कैसे अभी नया आउटलेट चालू किया है और उसमें क्या क्या दिक्कतें आई और इन्होंने कैसे सेकंड आउटलेट एंड थर्ड आउटलेट का प्लान किया, जो कि आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि आप भी अब नया सेटअप खोलने जा रहे हो। तो सर जैसे कि मैं बता दूं, मेरा नाम पंकज वर्मा है और मैं गया जी बिहार से बिलोंग करता हूं। लास्ट ईयर 2025 में मैंने गया जी बजरगंज में अपना एक आउटलेट स्टार्ट किया। द क्रिस्पी कैफ़े नाम से एक ब्रांड बनाया मैंने अपना, और उसमें मैंने स्टार्ट किया, जिसमें पिज़्ज़ा जितने भी आइटम्स हैं, पिज़्ज़ा हो गया, सैंडविच हो गया, ब्रेड हो गया, कोई 8-9 तरह के आइटम जिसमें मल्टीपल वैराइटीज़ करके स्टार्ट किया था। मेरे लिए बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस था, मैं इस फील्ड से फ्रेशर था, बट ये कि थोड़ा सा मैंने अपनी शेफ़ का एक्सपीरियंस लेकर के आया था। मैं फील्ड में एक मास्टर शेफ़ के साथ कुछ दिन काम किया, नॉलेज लिया, फिर मैंने अपना काम शुरू किया। तो 2-3 महीने काफ़ी स्ट्रगल रहा मेरे लिए, क्योंकि फील्ड नया था, एक्सपीरियंस नहीं थी इस फील्ड की, तो काफ़ी मेहनत भी करना पड़ा, समझना पड़ा कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर क्या चाहता है। और जैसा कि पता है कि आज के दिन में कंपटीशन हर फील्ड में है, तो वैसे आप इस फील्ड में आएंगे, यहाँ भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको टारगेट ये करना होता है कि आप एक अच्छा टेस्ट एक कम प्राइस में, जिस सिटी में आपका काम चल रहा है वहाँ का प्राइस का डिमांड क्या है और उसका फ्लेवर क्या डिमांड है। 2-3 महीने काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा स्टार्टिंग का, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब चीज़ सेट होता चला गया। हमने कस्टमर को भी समझा, कस्टमर की नीड्स को समझा, प्राइस का कितना वॉलेट उनका अलाउ करता है ये समझा, और सिटी के हिसाब से हमने जो उनका वॉलेट अलाउ करता है उसमें एक अच्छा फ्लेवर देने का कोशिश किया। हाँ, उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहा। मुझे इक्विपमेंट और मशीनरी की कोई आइडिया नहीं था। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने सर से मिला था, तो ऑलमोस्ट सारे सेटअप मैं यहीं से ले गया हूँ। जैसे गैस ओवन था, उसका फायर था, ग्रिलर था, उसका जूसर था, ये सारे जितने इक्विपमेंट्स थे वो ऑलमोस्ट मैं यहीं से लेके गया था। एक हमारे मास्टर शेफ़ थे, उन्होंने रिकमेंड किया था हमें कि सर की इक्विपमेंट अच्छी है, वो ऑलरेडी चला रहे थे 10 सालों से, उनका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, इसलिए उन्होंने हमें रिकमेंड किया। और फर्स्ट टाइम वो हमारे साथ भी आए थे और आकर के उन्होंने सारा परचेज इक्विपमेंट्स यहाँ से करवाया। अच्छा, और सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी। कि जैसे कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको ये आइडिया आया कैसे?
कि मुझे ये काम करना है? आइडिया इस तरह से आया कि मेरे पास इंटरेस्ट था इस फील्ड में ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मतलब कभी था ऐसे, मैं जिससे पहले जॉब कर रहा था MNCs में था मैं, जर्मनी बेस्ड कंपनी में एक, तो लेकिन एक होता है आदमी का हॉबी, तो फूड वाले चैनल में बहुत ज़्यादा हॉबी था मेरा कि कभी करेंगे। एक समय था, कभी समय आएगा जॉब छोड़ के अपना काम करेंगे और यही काम करेंगे, एक माइंडसेट था मतलब 3-4-5 सालों से। तो मैं अपना इंटरनल R&D करता रहता था कि इसको कैसे स्टार्ट किया जाए, और जो कंपनी एग्जिस्टिंग चल रही है कंपनी मार्केट में जो अच्छा ग्रो कर रही है उसको मैं स्टडी करता था, उनके पेज पे जा करके मैं स्टार्टअप कहाँ से लिया, किस तरह से मूवमेंट किया और कैसे बिजनेस को ग्रो करवाया, मल्टीपल चेन कैसे बनाया, जो 30-40-45 ब्रांचेज बना के जो रन कर रहे हैं। मैं सिर्फ उन कंपनियों को क्लोजली पहले स्टडी किया, क्योंकि वो थियोरिकल नॉलेज था, प्रैक्टिकल नॉलेज तो आप काम करने के बाद ही आता है, चैलेंजेस क्या आने हैं तो आपको जब काम करेंगे तो पता चलेगा। जब आपने स्टार्ट कर लिया तो आपको ऐसा ना थोड़ा कुछ दिन लगता है ना कि यार मैंने गलती कर दिया, तो क्या आपको ऐसा महसूस हुआ? नहीं, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल स्टार्टिंग में हुआ था, क्योंकि फील्ड नया था, नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं था, थियोरेटिकल नॉलेज था, ग्राउंड ज़मीन पे कैसे काम करना है इसका नॉलेज नहीं था, तो अनकंफर्टेबल था, बहुत चैलेंजेस थे, कई बार मन बिल्कुल उबता था, लगता था कि कहाँ फंस गए, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, फ्लॉप तो नहीं हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है फ्लॉप तो नहीं हो जाएंगे। मतलब जब भी आप किसी फील्ड में जाते हैं तो सबसे बड़ा प्रेशर ये होता है कि अपना पैसा लगा रहे हैं, सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, अगर आप फ्लॉप हो गए तो कहाँ जाएंगे, ये सवाल मेरे दिमाग में भी था कि अगर फ्लॉप हुए तो कहाँ जाएंगे। तो आपने आखिरकार आपने इसको सक्सेसफुल भी कर दिया। गया में मैंने देखा फेमस भी हो गया, बहुत से लोग आते भी हैं, खाते भी हैं। और बट अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक स्टार्टअप हो गया, आपने एक शॉप खोल लिया, राइट, तो आपको आइडिया आया कि सेकेंड आउटलेट भी खोलते हैं, थर्ड आउटलेट भी? नहीं, ऐसा जब डे वन हमने स्टार्ट किया, जब इस फील्ड में आना चाह रहे थे, तो मेरा बिल्कुल प्लान सेट था कि मैं अगर मेरा एक आउटलेट चल गया, अगर मैं यहाँ पर फेल नहीं हुआ, तो मैं जल्दी इसको मल्टीपल चेन में कन्वर्ट करूँगा। जैसे लोगों को मैंने स्टडी किया है, 20-45 आउटलेट लेकर लोग घूम रहे हैं, तो मेरा टारगेट सपना वही था कि एक टारगेट सेट करूँगा कि साल में मुझे 4 या 6 जितने आउटलेट सक्सेसफुल ढंग से हम चला सकते हैं, धीरे धीरे करके ग्रेजुअली उसको स्टार्ट करना है। तो ये तो था कि मल्टीपल चेन तैयार करना है, तो उसके पहले 5-6 महीने मैंने समय दिया। अभी 6 महीने उसको रन कराया, उसकी सारी चीज़ों को समझा, चैलेंजेस क्या आते हैं, उसको कैसे रेक्टिफाई करना, जो इससे जाएंगे समझने के बाद लगा कि अभी सही समय है हमारे पास कि अगले आउटलेट के लिए जाएं। तो आप एक चीज़ बताएंगे, जो नया उनको क्या गलती नहीं करना चाहिए? देखिए 3-4 चीज़ें हैं। पहले तो आप लोकल सिटी को स्टडी कीजिए जहाँ पर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। लोकल प्राइसिंग को स्टडी कीजिए कि वहाँ प्राइसिंग क्या है। सपोज कोई छोटा सा सामान, एक पिज़्ज़ा लेते हैं हम, एक पिज़्ज़ा कोई पकड़ते हैं, एक सिंगल आइटम को, उस पिज़्ज़ा का कोई एक फ्लेवर पकड़िए या कोई 2 फ्लेवर पकड़िए, उसका फ्लेवर कैसा है आप एक खरीद के खाइए, प्राइस देखिए, और मल्टीपल जो आउटलेट्स हैं उन सब के पास जाइए, आप उसका प्राइस भी देखिए और फ्लेवर भी देखिए, फिर अपने आप से एक एनालिसिस रिपोर्ट तैयार कीजिए कि ये इतना प्राइस में ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा है और ये इतने प्राइस में ऐसा दे रहा है। ओबीसी वाला ABCD होगा, हर कोई ऐसा बनाएगा नहीं, किसी का अच्छा बनेगा, किसी का थोड़ा सा डाउन रहेगा। अब आपने उसमें अपना रैंकिंग सेट करना है कि सबसे बढ़िया वाला पिज़्ज़ा था वो हमें सपोज 100 का हम खा के आए थे, इसको हमने 80 में प्रोवाइड कराना है कस्टमर को, और जो कस्टमर वहाँ जा रहा है वो टूट के मेरे पास आना चाहिए। टारगेट ये होना चाहिए। हाँ, उसकी कॉस्टिंग आप कैसे मैनेज करेंगे ये आपका चैलेंजिंग रहेगा। आपको सोर्सिंग अच्छी होनी चाहिए, आप अच्छे से मटेरियल सोर्स कीजिए। दूसरी बात क्या है कि चूँकि बेकिंग वाले आइटम में, चूँकि बेकरी का फूड आइटम है ये, इसमें आप कभी भी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिए। जैसे भी आपको रॉ मटेरियल में इशूज़ ज़रा सा भी दिखता है उसको आप तुरंत वेस्ट कर दीजिए। कभी आप ये कोशिश मत कीजिए, चला देंगे, कस्टमर को पता नहीं चलेगा, इसको चला देंगे। बहुत से लोग ये चीज़ यहाँ गलती करते हैं। तो ये कच्चा लालच होता है। आप सोचते हैं कि 100, 200, 500 रुपये का आपने वो बचा लिया बर्बाद होने से। अगर स्मेल आ गया, कोई उसमें खट्टापन आ गया, या कोई आपको लग रहा है आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप उसको नहीं चलाइए। ये चीज़ ना मैं भी एक वीडियो बनाना चाहता हूँ इस बारे में कि देखो, वो आपके लिए 100, 200, 1000 रुपए कमा लिया, ठीक है, बट जो उसको खाने के बाद जो अगले का ना पेट दर्द होता है, जो हॉस्पिटलाइज हो जाता है, उस पर कम से कम 20-30 हज़ार रुपए लग जाते हैं, नाना करते हुए भी। तो देखो, आप अपने 1500 के चक्कर में ना दूसरे का पैसा बर्बाद है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज बहुत खतरनाक होता है। देखो रिसेंटली अभी हमारे फैमिली में ही हुआ था, राइट, तो उस दिन मैंने सोचा था कि यार मैं एजुकेट करूं कि यार प्लीज एटलीस्ट आप लोग खराब चीज़ तो मत दो, राइट। मैं कि आपने अच्छा टॉपिक कर दिया इसमें। अच्छा, और क्या क्या ध्यान रखना है? नहीं, आप जो हेल्थ इशू बता रहे हैं ना, तो हम जब हमारे कस्टमर आते हैं तो सबसे पहले जो न्यू कस्टमर, एग्जिस्टिंग कस्टमर को तो पता होता है हम क्या दे रहे हैं और कैसा बना रहे हैं। न्यू कस्टमर को जो इंट्रोड्यूस करते हैं कि आप बेफिक्र होकर खाइए, आपके बच्चे मेरे यहाँ खा के जाएंगे, उनका हेल्थ की सारी सिक्योरिटी मेरी है कि उनका हेल्थ खराब नहीं होगा आपके खाने की वजह से। यस, टेस्ट हो सकता है आपको किसी और से कुछ कम भी लगे हमें, लेकिन हेल्थ के लिए। और दूसरी चीज़ क्या है, मैं ओपन किचन में काम करता हूँ, जो अभी तक कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है। मेरा किचन ओपन डोर में होता है, कस्टमर चाहे खुद किचन में घूम करके कितना हाइजीनिक है,
कौन सा फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई एक्सपायर्ड आइटम तो नहीं है, इसका हम ओपन देते हैं, कस्टमर को राइट्स देते हैं कि आप चेक कर सकते हैं हमारे किचन को, जो कि आपको फूड इंडस्ट्री में कोई अलाउ नहीं करेगा किचन में। मैं ओपन किचन अलाउ करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्वालिटी के लिए काम करता हूँ। जो चीज़ें जरा से भी तक अगर आ जाए, मुझे डाउट हो जाए, मैं उसको तुरंत हटा देता हूँ किचन से। बहुत सी बेकरियां इसीलिए फेल हो जाती हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, कच्चा लालच करते हैं और चीज़ें जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, उसमें कॉस्ट कटिंग करते हैं और वो चीज़ खराब चीज़ भी अपने कच्चे लालच के चक्कर में बेच देते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर आप ये जो सर बता रहे हैं, अगर इसको फॉलो करें तो आपकी बेकरी फेल नहीं होगी। एंड साथ साथ में मशीनरी, ऑफ कोर्स मैं मशीनरी वाला हूँ तो मैं बोलूँगा मशीनरी के लिए तो टॉप क्लास का मशीनरी है। अगर मुझे कोई रिकमेंड करने के लिए बोलेगा आपके चैनल के माध्यम से, तो मैं कहूँगा सर क्या मशीन है, पाक बंद करके लीजिए। मुझे 6 महीने में मशीनरी साइड से इशूज़ नहीं आए, मुझे मल्टीपल इशूज़ आए, रॉ मटेरियल का चैलेंजेस आए, कई जगह ऑपरेशनल का दिक्कत आया, सप्लाई चेन का दिक्कत आया। इक्विपमेंट साइड से मैं टेंशन फ्री था, सिंगल इशू नहीं है 5 मशीनों में, और बहुत बढ़िया रन कर रहा है। तो आप एक साइड से फ्री हो जाते हैं। अगर आप थोड़े से प्राइसिंग कॉम्प्रोमाइज़ के लिए मार्केट में घूमेंगे, हो सकता है सर कैसे 5,000 को सस्ता दे दे मशीन आपको, लेकिन वो 5,000 आपको बहुत चैलेंजिंग पड़ने वाला है। जब वो आए दिन मशीनें खराब होगी, कस्टमर आपका लौट के जाएगा, बैठ के जाएगा, आपके पास मशीन नहीं होगा बना के सर्व करने के लिए, तब आप एकदम परेशान हो जाएंगे। तो एक पार्ट से सर कम से कम इंश्योर करते हैं कि आपका किचन का इक्विपमेंट का पार्ट एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, जिसमें लोग आए दिन परेशान होते हैं। आप समझ, आपका एक ओवन है वो खराब हो गया, आप तो कस्टमर को डिलीवरी नहीं कर सकते, पूरा दिन खराब हो गया आपका, आपने कितना बचाया होगा, 5,000 10,000 रुपये। अगर एक दिन की सेल आपकी खराब हो गई, 2 दिन की सेल खराब हो गई, आप किसी आप सर्विस इंजीनियर को कॉल करेंगे, इमीडिएट तो आएगा नहीं, 2 दिन लगा, 3 दिन लगा, 3 दिन आपका ओवन बंद है, इसका मतलब किचन बंद है, वो एक प्रोडक्ट आपका बंद हो गया, आपने कितना लॉस कर लिया। दूसरा का जो कस्टमर आके लौट के जाएगा उसका एक नेगेटिव होगा कि उनका तो होता नहीं, डिलीवरी नहीं देते हैं। एक कस्टमर एक बार लौट के जाएगा, वो 4 लोगों को बोलेगा कि उन पर तो मशीन ख़राब होता है, उनका तो डिलीवरी नहीं है। तो इन चीज़ों के लिए, मशीन के लिए मैं कहूँगा कि आप आँख बंद करके सर का कंपनी यूज़ करें एरोमा का, और टेंशन फ्री रहें। इसके अलावा जो चैलेंजेस हैं वो तो आपको झेलने पड़ेंगे जी। अच्छा, एक चीज़ और, आपका थोड़ा सा हमारा वीडियो भी लेंदी हो गया, बट एक क्वेश्चन ये था कि आपने ये फर्स्ट आउटलेट एंड सेकंड आउटलेट, अभी सेकंड आउटलेट के लिए जा रहे हैं, राइट? यस, अभी हम सर के पास आए हैं सेकंड आउटलेट के लिए। सेकंड आउटलेट का वर्किंग हमारा चल रहा है। एक्चुअली इसी मंथ में ओपनिंग था, बट एक हिंदू धर्म पुरुषोत्तम मास होता है, उस पर हम लोग कुछ अच्छे काम नहीं करते हैं, तो 1 महीना वो एक्सटेंड हो गया है। तो होपफुली 20 जून के आसपास में हमारा न्यू आउटलेट ओपन होने जा रहा है, और उसके चैनल में थर्ड आउटलेट का ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन होने वाला है, तो थर्ड भी होपफुली 2 महीने में वो भी स्टार्ट हो ही जाएगा जी। अच्छा, सर का इंट्रोडक्शन भी बताएं। हाँ यस, अभी मैंने सर का इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। ये हमारे न्यू पार्टनर हैं कंपनी में। तो जो न्यू आउटलेट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी हिशुआ बिहार में, उसमें हमारे पार्टनर होंगे, और हमारा जो ब्रांड है द क्रिस्पी कैफ़े, उसके वहाँ के पार्टनर होंगे, और आगे जो भी हम चैनल बढ़ाएंगे अपना, उसमें हमारे पार्टनर होंगे ये। तो आपको, अगर देखो आपको ये आइडिया आया, तो मतलब आपको चैनल कैसे संभाल पाएंगे? कोई चैलेंजेस, आपको पूरी प्रिपरेशन है कि हाँ हमें आगे जाके ये सब करना है सारा? थोड़ा सा रितेश जी, मुझे एक पुराना एक्सपीरियंस था, उसका फ़ायदा मिला। एक्चुअली मैं SCA में ऑलरेडी काम किया हूँ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, और ऑल इंडिया में सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरिंग, इसका मेरे पास बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है 10-15 सालों का। तो इसलिए फूड सप्लाई चेन में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर मेरे पास 20 स्टोर भी होगा तो मैं संभाल लूँगा, इसलिए क्योंकि मैंने 40-45 स्टोर तो संभाले हुए हैं जिस कंपनी में काम कर रहा था, और ऑल इंडिया बेस पे, मतलब लेह, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे जगह पे जहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है, वहाँ तक हमने सप्लाई पहुँचाया है। तो सप्लाई चेन में मुझे इशू नहीं आएगा, मैं उसका मास्टर हूँ। और जो उसके अलावा चैलेंजेस आएंगे वो आए, फील्ड में आए हैं, झेलेंगे। चैलेंजेस आएंगे तो उसको रेक्टिफाई करेंगे। अच्छा, अभी आपका अभी सुना था गैस खत्म हो गया, तो उस वक्त क्या चैलेंज आया था आपको? एक्चुअली हम स्टैंड बाई रखते हैं गैस का, एक क्या छोटा यूनिट भी रखते हैं कि आप इमीडिएट, ऐसे तो मशीन का अच्छा है, बीप करने लग जाता है। जैसे गैस लास्ट खत्म होने लगता है तो बीपिंग शुरू हो जाता है। तो स्टार्टिंग में पता नहीं होता था कि बीपिंग किस लिए हो रहा है। सर से मैंने फ़ोन करके पूछा भी था कि कोई इशूज़ आ गया आपकी मशीन में तो बीप कर रहा है, तो उन्होंने बताया कि गैस कम हो गया होगा या गैस का प्रेशर कम होगा, आप सिलेंडर चेंज कीजिए। तो हमने सिलेंडर चेंज किया तो बीप इशू खत्म हो गया। तो हमें समझ में आ गया कि जब बीपिंग शुरू हो जाए तो समझ लेना है कि अपना एक सिलेंडर आप तो आपने रिजर्व रख लीजिए। आउटलेट चला रहे हैं, तो मुझे एक चीज़ और जानना था, आपका गैस कितना खाता है हमारे ओवन में? सर बहुत कम खाता है गैस। कितना? एक मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको, कमर्शियल सिलेंडर लगाता है हमारा 19 kg का लगता है, वो 20 से 25 दिन चल जाता है आराम से, 20-25 डेज। नाइस। अगर हैवी रश हो तो भी 15-20 दिन चले जाएगा। अभी तक जो है, मतलब लाइट रश जो होता है, जो मीडियम सप्लाई है, उसके अंदर में 20-25 दिन आराम चल जाता है। एक 19 किलो का सिलेंडर इनका, 20 से 25।
तो देखो मैं यही बोलता आया हूँ, हर किसी को बोलता रहा हूँ कि भाई हमारा गैस कम खाता है। अगर गैस की कैलकुलेशन कर लो ना तो हमारा ओवन काफ़ी सस्ता है इन कंपैरिजन टू अदर चाइनीज़ एंड ऑल, जो आप लोग बहुत सोचते हो ना बचाने का, पैसा बचाने का। तो भाई मेरा ओवन, मैंने इसी पे काम किया है फ्रॉम 2017, मैं इसी चीज़ पे काम किया है कि भाई आपका गैस का कंजप्शन कैसे बचे, आपकी क्वालिटी कैसे अच्छी हो और मुझे सर्विस की ज़रूरत ना पड़े। बार बार मैं फ़ोन बजता रहेगा, मैं बार बार फ़ोन, हाँ सर आपका ठीक करो आप, ऐसा कोई कॉल ना आए मेरे पास। तो इसको देखते हुए मैंने मशीनों को बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बनवाया है। क्वालिटी का मतलब आपको सर्विस की बार बार रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो सर जैसा कि आज आप आए हैं हमारे पास न्यू इक्विपमेंट्स के लिए, और उसके भी अभी बात करते हैं इसमें, और सर को बता ही दिया ही इज़ अ पार्टनर इन न्यू आउटलेट। तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट, और होपफुली थर्ड जब आएंगे तो थर्ड वीडियो और बनाएंगे। ठीक है सर? एग्जैक्टली डन। सो मिलते हैं न्यू वीडियो में विद न्यू इन्फॉर्मेशन और नई जानकारी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।